और फिर वही छवि आती है दिल्ली की, जब ईडीएमसी के कर्मचारी स्ट्राइक पर गए थे, सैनिटेशन वर्कर्स, जो उन्होंने सड़कों पर कूड़ा फेंका था, वो आपने भी देखा, हमने भी देखा, हम सब गुजरे उन सड़कों से, सबने वो स्मेल भी बर्दाश्त करी, सबने वो साइट भी बर्दाश्त करी। करंट बैकलॉग जो है पेंडिंग सैलरीज का और पेंशन्स का, जो एमसीडी के कर्मचारी है, वो है 672 करोड़ रुपए। ये कैसे दिया जाएगा? जो भी आगे चुनकर आएगा एमसीडी में, अब जो इन चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, जो भी मेजोरिटी में रहेंगे, उन पर ये भी जिम्मेदारी होगी। ये कैसे पूरा होगा? जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 13,000 करोड़ रुपए जो पेंडिंग है, कम से कम 13,000, लेकिन उस 13,000 करोड़ में ही काम चल जाएगा सारा? सिर्फ उसी वजह से सारे काम अटके हुए, आप ये कह रहे हैं? कम से कम 13,000 करोड़ बहुत पैसा होता है एमसीडी के लिए। 13,000 करोड़ रुपए अगर आप देंगे तो बहुत चीज़ें बेटर हो जाएंगी। जब इन्होंने बात करी थी कूड़ा उठाने की, ईडीएमसी प्राइवेटाइज हो गई है। मेरे घर पे रोज सुबह कूड़ा लेने आते हैं, सेग्रीगेट करके कूड़ा लेके जाते हैं। ईडीएमसी ईस्ट दिल्ली में भी यही है कि जो प्राइवेटाइज हुई है, जो एनडीएमसी जो चलाता है, जो एनडीएमसी आपने देखा होगा कि सबसे बेहतर एरिया ल्यूटियंस का। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसी कंपनी को हमारे वहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो आज सबके घर से कूड़ा उठता है। तो ये सिर्फ झूठ है कि घर गली गली में कूड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गली गली साफ भी नहीं है। गली गली साफ नहीं है, लेकिन गली गली बहुत ज्यादा गंदी भी नहीं है। रोज सुबह यहाँ से कूड़ा उठता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट है। मैंने अभी भी एक बारी भी नहीं बोला कि एमसीडी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एमसीडी सबसे ज्यादा खराब भी नहीं है। पैसा तो दीजिए। गौतम, आप विद इन द सिस्टम है, आपको पता है एग्जैक्टली कहां पर क्या लूप होल है। क्या आज आप यहां पर इस मंच पर बैठकर अपने दिल पर हाथ रख के ये कह सकते हैं कि एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं है? 15 साल से जो एमसीडी चल रही है भाजपा के अंडर, क्या आप कह सकते हैं वो करप्शन फ्री है? दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैंने तो आपसे सिंपल पूछा, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है? हर जगह भ्रष्टाचार है। एग्जैक्टली हर जगह भ्रष्टाचार होगा। हाँ, लेकिन फिर उस भ्रष्टाचार की बात करें ना, जो भ्रष्टाचार इंडिविजुअल बेस्ड होता है। आप एक अगर व्यक्ति कोई भ्रष्टाचार करे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार। तो क्या ये इंडिविजुअल बेस्ड भ्रष्टाचार का सेम लॉजिक आम आदमी पार्टी यूज नहीं कर सकती? और वो कहते हैं कि जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं वो आप प्रूव भी नहीं कर पाते हैं। आप हर तरह की इंक्वायरी शुरू करते हैं, मेरे नेताओं को आप जेल में बंद कर देते हैं, लेकिन फिर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक्साइज पॉलिसी का जो केस है वो ओपन एंड शट केस है, ठीक है? इतना पैनिक, कन्विक्शन तो नहीं हुआ, इन्वेस्टिगेशन तो ऑन है ना, आने वाले समय में हो जाएगी। और मेरे लिए वो लाजमी नहीं है अभी उस बारे में बात करना। इट इज एन ओपन एंड शट केस। अगर व्यक्ति इतना साफ सुथरा होता है, इतना ईमानदार होता है, तो वो ना इतना पैनिक क्रिएट करता है, ना ही उसको वो एक्साइज पॉलिसी वापस लेनी पड़ी थी। सच्चाई ये है एक्साइज पॉलिसी की कि जब कोरोना में पूरा देश, दिल्ली सफर कर रही थी, तो ये एक्साइज पॉलिसी बनाई गई जिससे यहाँ से पैसा लेके पंजाब का इलेक्शन लड़ा जाए। अनफॉर्चुनेटली दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए एक मिल्किंग काउ बन के रह गई है। यहाँ से पैसा इकट्ठा करिए, पंजाब में लड़िए चुनाव, गुजरात में लड़िए चुनाव, हिमाचल में लड़िए चुनाव। मतलब एक सवाल मैं पूछूं दिल्ली की जनता से, क्या है ये दिल्ली मॉडल? क्या है ये दिल्ली मॉडल? जिस दिल्ली मॉडल की हम बात करते हैं, व्हाट इज इट? कि कोई स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल नहीं है और आप दिल्ली मॉडल किए जा रहे हैं। बताएं तो सही। इमेजिन करिए अगर इन्होंने 10 स्कूल खोले होते तो उसका कितना प्रचार करते। आज तक कभी मुख्यमंत्री यहाँ पर आके आंकड़े नहीं देंगे। अगली बार जब भी आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे, उनसे पूछना जरूर कि कितने स्कूल नए बनाए हैं, कितने हॉस्पिटल बनाए हैं। उन्होंने तो बोला था ना 100 स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल। एक और चीज आपको बताता हूँ, कोरोना के वक्त पे एक छोटी सी चीज मांगी थी मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से। हमने कोविड सेंटर खोला था अपने पैसे से, सिर्फ परमिशन मांगी थी एक डॉक्टर की, वो तक नहीं दे पाए। इस तरीके की राजनीति करते हैं ये। और मैं आपके स्टेज पे कह रहा हूं, उस दिन मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि ऐसे व्यक्ति के साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है जिसके दिल में सिर्फ कुर्सी है, दिल्ली के जनता के लिए कोई इमोशन नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के साथ क्या आप बोल रहे हैं कि देयर इज टोटल नॉन कोऑपरेशन और आप आगे से कोई एफर्ट भी नहीं लेंगे कि उनके साथ मिलकर काम करें? एफर्ट हैज टू हैपन फ्रॉम बोथ एंड्स। आपकी तरफ से इनिशिएटिव नहीं होगा? मेरी तरफ से तो 2 बार इनिशिएटिव हुए थे। आई एग्री, आई हैव गिवन दैट टू यू। 3 बार उसका क्रेडिट आपको दिया मैंने। गाजीपुर जाने का इनिशिएटिव, नो रिप्लाई। कोविड के टाइम पे जब मैं पहली बार हम जूम कॉल कर रहे थे तो ये पूछा था कि आप कह रहे हैं कि 2 लाख लोगों को आप रोज खाना बांटते हैं, कम से कम वो रसोई बता दीजिए जहां पर खाना बनता है। वो आज तक बता रहे हैं, आज तक नहीं बताई। तीसरी चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि कोविड सेंटर खोला तो सिर्फ इतना बोला कि आप एक डॉक्टर की परमिशन दे दीजिए, वो नहीं मिली। अल्टीमेटली क्या हुआ? वो 60 लाख 70 लाख रुपए जो अपनी जेब से लगाए वो बर्बाद हो गए। वो बेड उठा के हमारे को एक नर्सिंग होम में देने गए। कौन भुगतेगा इससे? वो 70 लोग जिनको कोविड सेंटर मिलता।
वो अगर 2 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं तो कम से कम हम जाके देख ही सकते थे, वो भी नहीं मिला। गाजीपुर अगर मेरे साथ चलते तो वहाँ के लोगों को, मेरे घर का कूड़ा तो नहीं है गाजीपुर लैंडफिल में, उनके भी घर का कूड़ा जाता है, वहाँ पर उप मुख्यमंत्री रहते हैं, उनके भी घर का कूड़ा जाता है। तो आप इमेजिन करिए, इसके बाद भी आप मुझसे कहते हैं कि मैं कोऑपरेट करूं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आपकी कोऑपरेशन की इंतहा हो गई है, अब आप आगे से नहीं लेंगे इनिशिएटिव, और क्या इसका इनडायरेक्ट मैसेज ये है कि आप चाहते हैं कि बीजेपी को टोटल कंट्रोल मिले, केंद्र में बीजेपी, स्टेट में ऑफ कोर्स यूनियन टेरिटरी में बीजेपी, और फिर पार्षद भी बीजेपी के हों? मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर दिल्ली को कोई बचा सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है, ये सच्चाई है। और ये सिर्फ टोटल कंट्रोल की बात नहीं है, ये नियत की बात है। टोटल कंट्रोल, नो कंट्रोल हैज नो रेलेवेंस। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या नियत है आपकी। अगर नियत आपकी दिल्ली की जनता के लिए कुछ बेहतर करना है, दिल्ली के लिए कुछ बेहतर करना है, वो ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ कुर्सी से प्यार है, आप अपने नेशनल एम्बिशंस रखते हैं, सिर्फ दिल्ली को एक मिल्किंग काउ बना के रखेंगे, तो यहाँ के 2.5 करोड़ लोग ही भुगतेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा गौतम कि फिर तीनों फॉर्मेट्स की कैप्टनसी बीजेपी को मिल जाएगी, फिर कोई कमी रही तो कोई और नहीं मिलेगा ब्लेम करने के लिए। एब्सोल्युटली, मैं तो इनफैक्ट ये कहता हूँ कि अगर विधानसभा में जहाँ पर निगम पार्षद बीजेपी का है, जहाँ पर विधायक निगम बीजेपी का है, जहाँ सांसद बीजेपी का है, अगर वहाँ पर कुछ अच्छा नहीं होता तो मेरे को ही क्रिटिसिज्म आना चाहिए और लोगों को मुझे क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि हेड ऑफ दैट वार्ड इज गौतम गंभीर, क्योंकि मैं सांसद, मेरे नीचे विधायक, उसके नीचे काउंसलर। अगर दिल्ली में तीनों जगह बीजेपी आती है तो फिर हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और हमारे को करना भी नहीं चाहिए। जो प्रोमिसेस हम करें उसको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए और पूरा करना चाहिए। ऐसे कोई झूठे प्रोमिस करने चाहिए। पिछले 8 साल से बहुत झूठे प्रोमिस करे गए हैं। तो चलिए अब मैं प्रोमिसेस पर आ जाती हूँ। जो प्रचार चल रहा है, बहुत जोरों शोरों से प्रचार चल रहा है, बीजेपी ने अपनी पूरी जान झोंक दी है। हर जो ए स्टार प्रचार करते हैं बीजेपी की तरफ से, चाहे वो दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री हों, चाहे कोई भी ए लिस्टर्स हों बीजेपी के, सब आज मैदान में उतरे नजर आते हैं एमसीडी चुनावों के लिए। क्या ये अनप्रेसिडेंटेड है? पहली बार ऐसा हो रहा है कि लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी इतनी जान झोंकी है। बीजेपी ने ये रिपीटेडली मेंटेन किया है, खुद अमित शाह ने ये बोला है कि हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा चुनाव नहीं होता। बट दिल्ली में एज अ दिल्ली वाला आप ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि इतना एफर्ट लिया जा रहा है? नहीं, आई थिंक ये तेलंगाना में भी हुआ था। तेलंगाना में, दिल्ली में स्पेसिफिकली इतने ही ज्यादा कैंपेन और इतने ही ज्यादा लोगों ने वहां पर भी प्रचार किया था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि स्टार कैंपेनर्स की क्या लिस्ट है। मेरे यहाँ पर जब बाय इलेक्शन हुए थे राजेंद्र नगर के, तो मैं आपको बताता हूँ कि कितने ही लोग पंजाब से यहाँ पर बुलाए गए थे कैंपेन करने, कितने ही उनके वहाँ से विधायक यहाँ पर आए थे बाय इलेक्शन के लिए। तब तो किसी ने नहीं बोला कि भाई आप अपने वहाँ पर जो पंजाब अभी जीत के इतने विधायकों को आप एक सीट पे लड़ाने के लिए ले आए हैं या एक सीट जीतने के लिए ले आए हैं, वहाँ की विधानसभा की का ध्यान कौन रखेगा? वो तो किसी मीडिया ने नहीं हमसे पूछा। अगर बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई खराबी थोड़ा है। जैसे किसी क्रिकेटर के लिए कोई भी मैच छोटा नहीं होता, वैसे ही किसी नेता के लिए कोई भी चुनाव छोटा नहीं होता। तो आई थिंक इसमें कोई खराबी नहीं है, इसको तो हमारे को पॉजिटिव तरीके से देखना चाहिए। लेकिन वर्ल्ड कप और बायलैटरल सीरीज में तो जैसे फर्क होता है, वैसे ये वर्ल्ड कप की तरह ले रहे हैं या कैसे है ये? नहीं, एक्चुअली देश के लिए खेलना, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे वो बायलैटरल हो, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बीजेपी की ये सबसे बड़ी खूबी है कि कोई भी चुनाव छोटा नहीं है। ठीक है गौतम, अब वही वादों वाली बात को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगी। बीजेपी के प्रोमिसेस क्या हैं, और वो प्रोमिसेस बताइएगा जो प्रैक्टिकली पूरा करने की क्षमता रखती है बीजेपी। अगर ये बोलते हैं कि बीजेपी को ही जो विश्वास दिल्ली की जनता ने पिछले 15 सालों से जताया वो कंटिन्यू करें, हमें वापस बुलाएं एमसीडी में, और अब जबकि ट्राइफिकेशन एमसीडी का खत्म हो चुका है, एक बॉडी है, तो हम ऐसा काम करेंगे कि आने वाले समय में आपको कंप्लेन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो वो चुनिंदा पॉइंट्स अगर टॉप 3 प्रायोरिटी बोलें, क्या रहेंगी? दिल्ली में क्या बदलाव देख सकते हैं हम? देखिए, सबसे पहले जो तीनों लैंडफिल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत एक अच्छी चीज़ बोली थी कि वो एक बहुत बड़ा कलंक है, और जब ये लैंडफिल्स शुरू हुए थे तो ये दिल्ली के, इसको रेट किया जाता था ये दिल्ली के बाहर है, लेकिन आज वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहती है। उसको ख़त्म करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एमसीडी को लेके। साथ में वेस्ट सेग्रीगेशन जो ऑटोमेटिकली अब हो चुका है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम रोड्स बेटर कर सकें, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम कहीं ना कहीं पोल्यूशन के लिए काम कर सके। पोल्यूशन, ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।